हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक इन देव क्लासेस। तो चलिए, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल से आप जुड़े हैं, और नहीं जुड़े तो आप जुड़ जाइए। पहली बार आए हैं तो ठीक है। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं। क्या आज क्लास 12th की एक पोएट्री है, पोएम है, ओड टू ऑटम। हम इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओड टू ऑटम। हम ओड टू ऑटम जैसे ही सुनते हैं तो बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, आपको तो मालूम है कि अभी जो बहुत ही एसेंशियल एसेंशियल टाइम है आपका, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम भी है आपका, बहुत ज़्यादा प्राइसलेस बोल लीजिए। प्राइसलेस है, अमूल्य है। ये टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा आपके पास। ये जो टाइम है बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके लिए। इसको एक मिनट भी, एक क्षण भी क्या कीजिए, आप वेस्ट मत। ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आए हैं तो आप बिल्कुल फुल्ली डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आप इस वीडियो में देखिएगा। आप जो पोएम पढ़े हैं, जो भी पोएम पढ़े हैं, ये जो आपका ओड टू ऑटम है, इसका फाउंडेशन में आप ऑलरेडी पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। तो जब पढ़ लिए हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं, अगर नहीं भी पढ़े हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, नहीं भी पढ़े तो आप यहाँ पर बने रहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों समझ आएगा? क्योंकि मैं देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट इसमें आपको फुल्ली प्रिपरेशन करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि और जगह, दूसरी जगह नहीं होगा। बट इस वीडियो में आपको यहीं पर आपको एवरीथिंग आपको मिलेगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आप आइए, बिल्कुल बैठे रहिए। थोड़ा सा लग रहा है कि स्लो है, तो आप क्या कीजिए, इसको फास्ट कर लीजिए। ठीक है ना? फास्ट कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपको और भी समझ में आएगा। लेकिन आपके पास टाइम है तो सेशन में देखते रहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ही लेकिन सीख लेंगे। इस वीडियो में मैं बता दूं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। जैसे अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको जैसे इंट्रो है, इंट्रो के बाद बच्चों आपको मैं बता दूं कि जैसे ही इंट्रो, जैसे आपका देखिए, इंट्रो मिलेगा। फिर इंट्रो के बाद जो होगा आपको अबाउट राइटर, अबाउट राइटर, इंट्रो, अबाउट राइटर, देन आफ्टर। अब अबाउट राइटर के बाद जो होगा ना आपका, जो होगा, जो भी है, लाइन बाय लाइन मोरल मैसेज, मोरल मैसेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी है ये सब दिखने को थीम मिलेगा। फिर आपका समरी मिलेगा, समरी, वन वर्ड आपको मिलेगा, वन वर्ड मिलेगा, वन वर्ड मिलेगा। फिर आंसर इन, जो वन वर्ड है वो होगा, वन लाइनर जो होगा, वन लाइनर भी मिलेगा आपको। इसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट भी मिलेगा, वेरी शॉर्ट वाला भी मिलेगा। लॉन्ग टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको, आपके लिए ये सब मैं करके लाया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड कुछ कुछ छूट जाए तो माफ कीजिएगा। और एक लाइन में एक बुलेट पॉइंट्स होगा। बुलेट एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगा। बुलेट पॉइंट्स लास्ट में आपको मिलेगा। देख रहे हैं ना? आपको कंप्लीटली एक चैप्टर पे, ये चैप्टर भले ही, ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, भले ही छोटी है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, बट इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आपको इस चैप्टर पर एग्जाम से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, कभी समझ में नहीं आता है। या तो सिर्फ आप पोएम, जो आप पूरी तरह से अगर थ्योरी पढ़े हैं, फाउंडेशन बैच में पढ़े हैं, या कहीं से भी आप पढ़े हैं,
सिर्फ पोएम पढ़ने से नहीं होता, उसका प्रैक्टिस भी करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो आप ही के लिए है, आप जो ढूँढ रहे थे, वो बिल्कुल आपके पास आ गया है। चलिए, आप लकी है, यू आर लकी बिकॉज़ आप जो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग देव क्लासेस और यू आर वाचिंग क्या है, आप देख रहे हैं ओड टू ऑटम जो है आपका ही जो सिलेबस में है वही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ देव क्लासेस के साथ। रोशन राजपूत आपका फिर से स्वागत करते हैं। चलिए आइए हम पढ़ते हैं, ये सब आपको मिलेगा, ओके। कि जितना भी है ये सब अभी आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप बने रहिए, ठीक है। चलिए अभी देखें यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बिफोर गोइंग टू स्टार्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट ही दिया है और बहुत कुछ शॉर्ट ही मिलेगा आपको। मैं ये बता दूं, इतना आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए शॉर्ट में ही देख लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं डीपली इस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। जब डीपली वर्क करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं लगूंगा तो आपको भी लगना पड़ेगा। 50% मेरा 50% आपका मिलकर 100% हो जाता है और 100% में दोनों का, आप ऑनेस्टली मैं भी करूंगा, ऑनेस्टली आप भी करो, रिजल्ट बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए डोंट वरी। चलिए अब यहाँ पर जो है सबसे पहले है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर जो इसका शॉर्ट इंट्रो का एक्सप्लेनेशन, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, चलिए लेट्स कम यहाँ पर आइए। आप पहले फर्स्ट टाइटल, ओके। टाइटल हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन देख ले, टाइटल में ओड टू ऑटम। सबसे पहले एक बात बताइए, ओड टू ऑटम का मतलब क्या होता है। हम एक एक का मतलब जानेंगे तभी तो समझ पाएंगे। इस पोएम का मतलब ही जब शीर्षक समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है पूरा पोएम समझने में, पोएम का जो थीम होता है, विषय होता है, मुद्दा होता है, पर्पस होता है, वो समझने में प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता। तो चलिए आइए देखते हैं ओड टू ऑटम मतलब होता क्या है। बच्चों पहले ये देख लीजिए, आप जो बच्चे आप देख लीजिए, जितने भी हैं आप सभी देख लीजिए कि ओड टू ऑटम, ओड मीन्स एक होता है, आप देख लीजिए जिसको सॉन्ग बोलते हैं, जैसे गीत बोलते हैं, ठीक है ना। ओड का मतलब गीत। ऑटम का मतलब आपको शरद ऋतु मालूम है, शरद ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु आपको मालूम है। अभी देखिए एक बात बताइए, ओड टू ऑटम जो है मतलब कि ये जो है गीत है शरद ऋतु के बारे में है, जो शीत ऋतु जो अभी जो आप सर्दियों का मौसम आता है, शरद ऋतु आती है, तो उसी पर एक गीत है। अब पूछिए कि ओड का मतलब सर गीत ही होता है, तो नहीं। अब ओड का मतलब गीत तो होता है लेकिन स्पेसिफिक सबके लिए होता है, किसी खास पार्टिकुलर के लिए, किसी इंसान के लिए कोई गीत गा दिए तो लय में गा दिए, तो वो उसके लिए भी ओड हो गया। ओड टू ऑटम है, ओड टू और भी हो सकता है, ओड टू मैन हो सकता है, किसी इंसान के प्रति, इंसानों के जीवन के ऊपर गाथा गा देना, कोई गाना गा देना, तो वो गीत। जैसे यहाँ पर ऑटम सीजन के बारे में हो सकता है, कि स्प्रिंग सीजन के बारे में भी हो सकता है, समर सीजन के बारे में हो सकता है। तो यही है, गीत है ओड टू ऑटम, शरद ऋतु का जो है गीत, ठीक है ना। शरद ऋतु के लिए जो गीत होता है यही है ओड टू ऑटम। चलिए ये तो हुआ कि आपका टाइटल है। अब टाइटल के बाद जो है आपको अब ये देखना है, ओड का मतलब आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है। ओड का मतलब गीत, जिसको प्रेयर भी बोलते हैं, आप प्रेयर बोल सकते हैं, प्रेयर प्रार्थना, ठीक है ना, प्रार्थना भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए इतना होता हो गया। चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं। ओड टू ऑटम इज अ फेमस नेचर पोएम बाय जॉन किट्स। ये जो ओड टू ऑटम है, ये जो फेमस एकदम नेचर पोएम है, ठीक है ना, नेचर पोएम है, प्रकृति के लिए है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस है, ठीक है। बाय क्या है, बाय जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जॉन किट्स के द्वारा। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे जॉन किट्स कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, कैसे थे, क्या सोचते थे, ये सब जानेंगे, ठीक है। चलिए
इट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन। इस पोयम में यही सी बात है कि इस पोयम में ऑटम के बारे में बताया गया है। तो ऑटम के बारे में जब बताया गया है तो ऑटम सीजन का जो ब्यूटी है, सुंदरता है शरद ऋतु की, के बारे में ही सिर्फ बातें होगी। ठीक है ना? शरद ऋतु के बारे में, यानी जो प्रेजेंट टाइम है, जो प्रेजेंट जो है, किसी स्पेसिफिक के बारे में बात की जा रही है। स्पेसिफिक कुछ भी हो सकता है, किसी खास जो स्टेट की बातें हो सकती है, स्थिति की बातें हो सकती है, या तो किसी एज की बातें हो सकती है, या तो किसी सीजन की बात हो सकती है, या किसी टाइम की बात हो सकती है। तो यहाँ पर बात हो रहा है ऑटम सीजन की। प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है आपका, उस सीजन की बात मान के देखिए। लेकिन अभी बात फिलहाल यहाँ पर ऑटम सीजन की बात हो रही है, इसकी तारीफ की गई है, इसकी सुंदरता की तारीफ की गई है। ऑटम सीजन सिर्फ सर्दियों के लिए ही नहीं है, ठंड लगने के लिए नहीं है, स्वेटर पहनने के लिए नहीं है, घरों में दुबक कर बैठने के लिए नहीं है। ऑटम सीजन का अलग एक अपना क्या है, इसका एक अपना सुंदरता है, इसका एक अपना गुणगान है, अपना एक राज है। वो राज आज हम लोग क्या करेंगे, जॉन किड्स खोल रहे हैं, उनके द्वारा आज हम लोग देखते हैं। बने रहिए इसमें, ठीक है? आप जाइएगा नहीं कहीं। चलिए आइए। द पोएम shows autumn as a season of maturity, ripeness, harvest, peace and harmony। अब देखें यहाँ पर, जो ये जो है बता रहा है कि द पोएम shows autumn, ऑटम एज अ सीजन ऑफ मैच्योरिटी। जो ऑटम का जो सीजन होता है, वो मैच्योरिटी को क्या करता है, परिपक्वता को क्या करता है, ये बताता है। रैपनेस को बताता है, जो फल पक जाते हैं उसकी बात हो रहा है, हार्वेस्टिंग की बात हो रहा है, कटाई की बातें हो रही है, पीस की बातें हो रही है, शांति की बातें हो रही है, और शांति के साथ क्या है, पीस एंड हार्मनी की बातें हो रही है। ठीक है? चलिए, ये जो है आपका कंप्लीटली जो ओड टू ऑटम हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो बातें हो रही है बिल्कुल क्या है कि शांति मतलब कि हार्मनी की बातें हो रही है। उसके बाद मतलब शांति और सद्भाव की मौसम के रूप में दर्शाती है। ठीक है? ठीक है? जो अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर ये पोयम जब पढ़ रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि शरद ऋतु यानी सिर्फ ठंड में बैठने का नहीं, बदनाम करने का नहीं, कि ठंड का मौसम है, सिर्फ घर में घुसे हुए हैं, ठंड का मौसम है, स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, कुछ काम करने में नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, पत्ते सारे मतलब कि निकल जाते हैं, हरियाली सारी गायब हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जॉन किट्स बता रहे हैं कि ये जो फेमस नेचर पोएम पोएम है, ये नेचर पोएम है। ठीक है ना? प्राकृतिक से रिलेटेड क्या है, ये प्राकृतिक का कविता है, प्रकृति से ली गई है, प्रकृति की ओर ही बातें हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बताया गया है इसकी सुंदरता के बारे में। किसकी सुंदरता? ब्यूटीनेस के बारे में बताया गया है कि ब्यूटीनेस ऑफ ऑटम सीजन की बात हो रही है। ठीक है? तो इसमें बता रहा है कि ऑटम सीजन क्या है, कि द पोएम शोज, ये कविता जो बताती है ऑटम जो है, शीत ऋतु है, एक सीजन तो है, लेकिन कैसा सीजन है, सीजन ऑफ मैच्योरिटी का है, परिपक्वता का है। कि किसी भी चीज का परिपक्वता होता है, मीन्स परिपक्व हो जाता है, मीन्स कंप्लीटली ऐसा सीजन है जिसमें क्या होते हैं, फल सब्जियां जो होते हैं, जो ऑटम सीजन होते हैं, वो पकते हैं। वो मतलब कि क्या करते हैं, राइपनेस की बात होती है, उसमें पूरी तरह से मतलब कि क्या होता है, कंप्लीटली वो पक जाते हैं, कंप्लीटली वो हार्वेस्टिंग का समय होता है, हार्वेस्ट काटने का समय होता है, तो काटते हैं। तो ऑटम सीजन का अपना एक महत्व है, ऑटम सीजन का एक अपना एक क्या है, महत्व है, उसका भी क्या है, अलग से वैल्यू है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्या है, वैल्यू है, सबकी अलग अलग क्या है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसकी बातें करते हैं। ठीक है ना? ये पीस, शांति और हार्मनी, सद्भाव की, ये जो पोएम है, शांति और सद्भाव के भी मौसम है। ठीक है ना? ये कंप्लीटली ये मौसम सिर्फ ऑटम सीजन के बारे में ही तारीफ की गई है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पहले देख लेते हैं, चलिए आइए हम
जो ये बता रहे थे जॉन किट्स, तो जॉन किट्स के बारे में सबसे पहले जान जाते हैं, तभी हम लोग क्या करेंगे और अच्छे तरह से जानेंगे। ठीक है? चलिए, अब बच्चों पहले देखते हैं कि हम लोग जॉन किट्स के बारे में जानते हैं। जॉन किट्स कौन थे, क्या थे, ये टोटल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, जॉन किट्स 1795 to 1821 was a great romantic poet of English literature. ठीक है? He is famous for sensuous imagery, love of nature, beauty and imagination, musical expression in beauty. ठीक है? Then after he wrote many odes such as Ode to Nightingale. देख रहे हैं ना, Ode to Nightingale, नाइटिंगेल के बारे में तारीफ करना, गीत गाना, प्रशंसा करना, प्रेयर करना। ओड ऑन ग्रेसियस अर्न इनका एक है, बहुत ही फेमस है, ग्रेसियस अर्न। ठीक है ना? अर्न का मतलब होता है क्या, वो कलश वगैरह जो होता है, कलश जो भी होता है। ओके चलिए, एक्सेट्रा। अभी देखिए सबसे पहले क्या है कि जॉन किट्स का अभी इतना बता दिए तो ऐसा थोड़ी ना कि ये कंप्लीटली पूरा हो गया। मैं तो बस रीड कर रहा था। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि जॉन किट्स जो थे 1795 की बात हो रहा है कि 1795 से लेकर 1821। अब ये बता रहे कि ही वॉज अ ग्रेट रोमांटिक, ग्रेट रोमांटिक की बात हो रहा है, ग्रेट रोमांटिक पोएट है ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। रोमांटिक पोएट में ग्रेटेस्ट माना जाता है, सबसे ग्रेटेस्ट अगर माना जाए तो रोमांटिक में ये है। ठीक है ना? क्यों ग्रेटेस्ट इनको माना जाता है, इनको ग्रेटेस्ट क्यों माना जाता है, बिल्कुल अभी देख लेंगे ग्रेटेस्ट आखिर क्यों है। ओके, इसके बाद कि रोमांटिक सवाल ये उठता है कि ये जो आप यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे ना, रोमांटिक का मतलब क्या होता है। अगर हम इसके बारे में जान जाएंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो हम जॉन किट्स के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ग्रेटनेस लगा भाई तो क्यों लगा, ग्रेटनेस लगा, ग्रेट है तो आखिर क्यों ग्रेट है, रोमांटिक पोएट होते कौन है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपको ये रोमांटिक का मतलब क्या होता है, रोमांटिक पोएट का मतलब क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया है। जो फाउंडेशन में है, जो लिए होंगे बैच, उनको सब पता है। बट अभी फिलहाल क्या है कि ये फाउंडेशन की बात नहीं हो रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। जिनको नहीं पता है वो जान जाए, जिनको पता है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? जिनको पता है बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है? रोमांटिक पोएट देखिए सबसे पहले क्या है ना कि अगर कोई भी पोयम, कोई भी पोयम या पोएट अगर नेचर पर लिखे, किस पर लिखे, नेचर पर लिखे, इमेजिनेशन करे। ठीक है? नेचर या इमेजिनेशन, या देखिए अगर नेचर के बारे में अगर कोई भी पोएट अगर बात करता है, अगर कोई भी पोएम अगर नेचर के बारे में, अबाउट नेचर या इमेजिनेशन करके बातें कर रही है, तो वो है रोमांटिक पोएट। ये रोमांटिक क्या है, रोमांटिक का मतलब कि ये जो बातें हो रही है रोमांटिक की, तो ये जो कोई भी पोएम हो जो नेचर के बारे में है, ठीक है ना, नेचर के बारे में है। उन दिनों 17th सेंचुरी में जितने भी कुछ जो जो पोएट नेचर के प्रति जो पोयम लिखे, नेचर के प्रति उनका रुझान, जैसे नदी, पहाड़, झरना, पेड़, पर्वत, ये सब जितने भी है, ये सब, ये जितने भी अगर इन सभी पर बातें करते हैं, इंसानों पर बातें कर रहे हैं, मतलब कि प्राकृतिक नेचर से रिलेटेड कुछ भी अगर लिखा रहे, नेचर से रिलेटेड, ठीक है,
नेचर से इमेजिनेशन इमेजिनेशन करके, मीन्स नेचर के बारे में इमेजिन करके, जैसे ये भी तो नेचर के बारे में है। ओड टू ऑटम जो है ये नेचर के बारे में इमेजिनेशन किया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये जो बातें जब हो रही है, ये जब उन उस विषयों पर लिखा जाता है, उनको बोलते हैं रोमांटिक पोएट, ठीक है? रोमांटिक पोएट, ओके। और बहुत सारे ऐसे डब्ल्यू बेट्स जो है, वर्ड्सवर्थ है, वो भी रोमांटिक पोएट्स है, जॉन किट्स है, ऐसे और भी रोमांटिक पोएट्स है, ठीक है? चलिए, और बाकी इसके बारे में बात करते हैं फिर। अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, ठीक है? और भी अगर देखते हैं, नेचर हो गया, इमेजिनेशन हो गया, या तो मान के एक और ऐड कर सकते हैं, फीलिंग पर। अगर फीलिंग पर, नेचर, इमेजिनेशन एंड फीलिंग, अगर ये तीनों पर अगर बात करते हैं कुछ ऐसे ही, तो ये हमारे फीलिंग पर, इंसानों के फीलिंग पर अगर बातें करते हैं, तो ये जो है, ये पोएम जो है, ये नेचर पर, मतलब कि ये क्या है, रोमांटिक पोएम है। और रोमांटिक जो पोएट होते इसी तरह से भी लिखते हैं, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद देख लेते हैं इनका जो भी है। अब ही इज फेमस फॉर, तो अब ये फेमस किस लिए है? इंग्लिश लिटरेचर में इनका, जैसे कि आप देख लिए कि क्यों फेमस थे। जॉन किट्स वॉज ए ग्रेट ग्रेट रोमांटिक पोएट थे। ग्रेट मतलब कि सबसे, मतलब कि जितने भी पोएट थे उनमें से इनका पद जो था, स्थान था, काफी ऊंचा था, ग्रेट था। क्योंकि ये जब लिखते थे तो बहुत ही दमदार लिखते थे, ठीक है? इनकी जो मृत्यु हो गई थी 25 साल के उम्र में ही हो गई थी। इस चैप्टर को लिखने के पीछे कहानी ये था कि जब इन दिनों ये लिख रहे थे, दिनों ये बीमार थे, ठीक है? बीमार थे, और जब ये बीमार थे, वो सफ़र कर ही रहे थे, तो शायद ये जानते थे कि मौत मेरी एकदम करीब है, ठीक है? कोई इंसान होता है कि मौत करीब होता है तो उसमें वो रमा हुआ रहता है, अरे हम तो मर रहे हैं, वो दुःख में अपना जीवन काटते रहता है कि अब तो हमको मरना ही है, वो दुखी होकर जाता है। लेकिन ईश्वर की क्या, मतलब कि ईश्वर का क्या प्लान है, ये किसी को नहीं पता है। ईश्वर कुछ न कुछ सोच समझ कर ही आपको बुला रहे हैं, या किसी को बुलाता है, या किसी को भेजते हैं। मृत्यु ये तो अटल है। जैसे दिन है, उसके बाद रात आती है, रात आती है तो फिर दिन आती है, सूर्य ढलता है तो सूर्य उगता भी है, सूर्य उगता है तो ढलता भी है। मतलब कहने का मतलब है, जीवन और मृत्यु जो है, ये हमारे लाइफ का एक चक्र है। आना जाना इंसानों का लगा रहेगा। तो इसमें दुख और सुख किस बात की? दुख और सुख किस बात की? ठीक है? इंसान रोते हुए आता है, और वही इंसान अगर हंसते हुए जाएगा तो उसका जीवन सफल है। इंसान रोते हुए ही तो आता है, और हंसते हुए, कोई इंसान कभी जन्म लेता तो हंसते हुए नहीं, कोई भी हो, मानव हो, कोई भी हंसते हुए जन्म तो लेता नहीं है, वो रोते हुए ही जन्म लेता है। अगर जीवन बदलना होता है, हंसते हुए जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ पर जॉन किट्स ये भी बताते हैं, इस पोयम लिखने के पीछे का कहानी ये है इनका, कि जब ये लिख रहे थे तो उन दिनों ये बीमार चल रहे थे, और उस स्थिति में ये ओड टू ऑटम जब लिखे, तो कहने का मतलब है कि इनके मन में जो चल रहा था वही लिखे। हर इंसान के मन में चलता है, जब बीमार पड़ जाता है तो अपने आप से हेल्पलेस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो अनेबल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, लोगों को दिखाता है, फीलिंग एक्सप्रेस करता है कि हम सही नहीं है। थोड़ा-सा बीमार पड़ जाता है, बोलता है, "अरे छोड़ो मुझे, मैं बीमार हूँ थोड़ा। अरे ये हो गया, वो हो गया।" दुःख किस बात की? ये चक्र है, घटना चक्र है, आएगा, जाएगा, प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम जाता है। ठीक है ना? प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम जाएगा, हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मृत्यु जो है, जो डेथ है, तो डेथ तो है तो लेकिन शांति लाती है मृत्यु। यहाँ पर तो फिर उसके पीछे जब हम हमेशा के लिए जीवन भर भागते रहते हैं, जीवन भर भागते रहते हैं, और मृत्यु आने के, जानता है मृत्यु आने के बाद सब कुछ थम सा जाता है, सब रुक सा जाता है। तो यहाँ पर इनके लिखने का मतलब यही है कि मनुष्य का हर एक स्टेज बहुत ही
सुहावना होता है, हर एक स्टेज का मायने होता है। आपकी हर एक उम्र की एक मतलब कि उम्र का एक मीनिंग होता है, मतलब होता है, हर एक उम्र का। बचपन से लेके बुढ़ापे तक की बातें हो रही है, हर एक ऐज का मतलब होता है। तो इंसान कभी-कभी क्या करता है कि बचपन की देखिए मैं अभी इसलिए थोड़ा-सा यहाँ से हटकर मैं बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप ये पोएम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। समरी से पहले मैं ही बता रहा हूँ, समराइज़ करने से पहले मैं बता रहा हूँ आपको। कि इंसान जीवन में कभी-कभी सोच-सोच कर पास्ट वाले लाइफ़ को सोच कर रोता है कि कितना अच्छा तो मेरा बचपन ही था। अक्सर देखते होंगे शिकायत करते हुए कि कितना अच्छा तो मेरा बचपन था, काश वो बचपन फिर से आ जाए। काश वो समय फिर से आ जाए। कोई अगर बुढ़ापा एज में होता है, तो वो सोचते हैं कि कितना अच्छा हम जवान थे, जवानी था, ये करते थे, वो मस्ती करते थे। और जब कोई जवानी में होता है तो वो बचपन की याद करता है और बच्चा होता है तो बड़े होने की जल्दी चाहत होती है। ये जो चक्र है तो ये बताते हैं कि इनका पर्पस यही है कि अरे आप सबको वैल्यू दीजिए। वो जो समय कटते हुए आया है मतलब ये नहीं यूजलेस है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होकर आया है। आप जिस एज में हैं, तो 10 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास। अभी इस एज में उस कुछ सीखते हुए आए हैं, तो सबका एक अपना अलग-अलग इम्पोर्टेंस होता है, सबका अलग-अलग महत्व होता है। उस महत्व को जानिए, अभी जिस टाइम में है, जिस प्रेज़ेंट लाइफ में जी रहे हैं, उसका वैल्यू कीजिए, सम्मान दीजिए, रिगार्ड कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। वो समय भी अच्छा है। जब आप खुश थे, वो समय भी अच्छा है, जब बीमार हैं, तो वो समय भी अच्छा है। हर एक युद्ध के बाद एक शांति का अनुभूति, हर एक युद्ध के बाद, हर एक लड़ाई-झगड़े के बाद। देखते नहीं कभी-कभी आप घर में लड़ाई-झगड़ा चाचा-चाची में, अंकल-आंटी में समय किसी में हो जाता है, उसके बाद 2 दिन तक, 4 दिन तक, 10 दिन तक कोई बातचीत नहीं, एकदम घर शांत-शांत लगता है। एकदम कुछ भी नहीं, कहीं से आइए, कुछ भी नहीं, एकदम शांत-शांत लगता है। नहीं होता है। छोटे-मोटे झगड़े होने के बाद भी जब शांति मिलती है, के बाद भी शांति मिलती है। ऐसे ही जीवन में हर एक स्टेज जो होता है, हर एक उम्र होता है, हर एक समय जो होता है, अपने आप में ही एक अनोखा होता है वो समय। प्रेज़ेंट टाइम में मतलब कि अगर आप प्रेज़ेंट टाइम का वैल्यू दीजिएगा, तो आपसे अच्छा बेहतर इंसान कोई नहीं। प्रेज़ेंट टाइम का वैल्यू देना सीखिए, पास्ट वाला भूल जाइए, फ्यूचर भूल जाइए, प्रेज़ेंट में जिया कीजिए, ठीक है? वही इस पोएम का मकसद भी है इनका है, ठीक है ना? अब आइए थोड़ा-सा मैं इतना इसलिए बता दिया क्योंकि ये जब भी देखते हैं तो फीलिंग बेस्ड उस समय का इनका क्या स्थिति था, जब ये बीमार चल रहे थे तो फीलिंग फीलिंग कैसा था इनका, उसी पर लिखे हैं। लोग ऑटम सीज़न को अक्सर क्या करते हैं नेगलेक्ट करते हैं, शरद ऋतु को नेगलेक्ट करते हैं। सबकी तारीफ़ देखते होंगे, सब तारीफ़ करता होगा। सिर्फ़ बसंत ऋतु का, स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न बहुत सारी आपको कविताएँ मिल जाएगा स्प्रिंग सीज़न का। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि उसमें ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश तो होता नहीं है, तो मौसम सुहावना, चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए रहते हैं, लदे हुए रहते हैं, ये वो सब बोलते हैं। गर्मियों का सीज़न वो अलग, वो छोड़िए। इस सर्दियों का सीज़न में एक शरद ऋतु की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हर एक का अपना-अपना एक अलग महत्व है, हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का, हर एक इंसान का, हर एक जीव-जंतु का, सबका अलग-अलग महत्व है। दिन-रात सबका अलग महत्व है। दोपहर से लेके शाम हर एक क्षण का अलग महत्व है। बस वही महत्व को आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ऑटम सीज़न का भी एक अलग मज़ा ऑटम सीज़न यानी सिम्बॉलिक अगर बात करें ऑटम सीज़न की ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हाँ, भले ही रिलेट कर रहे हैं। इसमें जो इस पोएम में आप पढ़े होंगे तो आपको पता चला कि कोई इसका देख-रेख कर रहा है, अच्छे से रिगार्ड कर रहा है, गार्डिंग कर रहा है, अच्छे से देखता है, वो पूरी तरह से उसका हर एक वॉचिंग करते रहता है, ये देख रहा है, वो देख रहा है। कि अगर वो इंसान के रूप में बता रहे हैं, एक महिला के रूप में बता रहे हैं कि देख-रेख करते हैं, तो मतलब है कि बता रहे हैं क्या? ऑटम सीज़न के बारे में नहीं बता रहे हैं। ऑटम सीज़न तो एक सिंबॉलिक है, मतलब कि ये बातें कर रहे हैं क्या? कि हर एक सीज़न का महत्व जैसे हर एक इंसान का महत्व भी होता है। जैसे हर एक वस्तु का महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो हर एक वस्तु का इम्पोर्टेंस, हर एक टाइम का महत्व होता है, वो सबका होता है, ठीक है? और बाकी ऑटम सीज़न को रिलेट करके ऑटम सीज़न एंड सन को रिलेट करके बताएँ कि ये दोनों फ्रेंड है,
इस पोएम में यही बताया गया कि दोनों क्लोज फ्रेंड हैं और कैसे ये दोनों मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं, कैसे फलों को पकाना है, कैसे क्रॉपिंग करना है, कैसे क्या है, देख-रेख सब ये बता रहे हैं। ठीक है ना? इसमें आप पढ़िएगा तो। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर फेमस किस लिए था? सेंसस इमेजरी के लिए। सेंसस लिए बातें करते थे, लव ऑफ नेचर। नेचर नेचर से बहुत ज़्यादा, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार था इनको। ठीक है? अब उसके बाद क्या है? सेंसस कामुकता की ओर, मतलब कि इतना अच्छा सा मतलब कि लिखते थे सेंसली कामुक, मतलब कि ऐसा लिखते थे कि इंसान को एकदम फीलिंग आ जाती थी, मतलब कि महसूस होने लगता था रियल में। उस तरह से ये लिखते थे, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस थे। लव ऑफ नेचर की बात करते हैं, लव अपने प्रकृति से प्रेम, प्रकृति का जो प्रेम होता है उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। अब ब्यूटी मतलब कि क्या है? सुंदरता और क्या, सौंदर्य और क्या है, कल्पना की बात करते हैं। सौंदर्य और कल्पना की बात करते हैं। फिर काव्य में संगीतम अभिव्यक्ति के बाद म्यूजिकल एक्सप्रेशन इन पोइट्री की बात करते हैं। म्यूजिकल एक्सप्रेशन देते थे पोइट्री में। ठीक है ना? अगर ओवरऑल इनकी बात करें तो बहुत अच्छे से जब ये लिखते थे एकदम सीरियस से लिखते। अगर किसी चीज के बारे में अगर फीलिंग है, का फीलिंग जान डाल देते थे कि लगता था कि वो एकदम पोएम है। लगता था कि वो कविता हमारे ऊपर ये है, हम फील कर रहे हैं, हमें लग रहा है। आप हर एक सेंस से सोचना, मतलब कि 5 सेंस होता है, वो पाँचों सेंस पर बातें करते थे। पाँचों सेंस पर जितने हमारे सेंस है, वो पाँचों सेंस पर लगता था कि जस्ट इमेज कर रहे हैं, इमेजरी। मतलब कि हमारे आँखों के सामने आ रहा है, अगर शेर की बात है तो शेर की बातें हमारे आँखों के सामने आ रहा है। कान से दहाड़ने की आवाज़ आ रहा है। मतलब जब सुनते हैं कि उसमें कि रोर कर रहा है, कि एक शेर की है, एक शेर है, जिसे ऐसे लिखते हैं, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। इनका सेंसस इमेजरी का मतलब है कि अगर जस्ट मतलब क्या इमेज कर रहे हैं, मतलब इमेज एक मन में, जब पोयम ही पढ़ रहे हैं तो एक शेर है, तो शेर का एक इमेज आया मन में। फिर वो दहाड़ रहा है, तो दहाड़ने अगर हम सुने हैं तो दहाड़ने का तो कान में आ रहा है। वो ऐसा झपट्टा मारता है इंसान पर कि इंसान एकदम थर-थर काँपने लगता है। वो फीलिंग कर रहे हैं। इस तरह से ये लिखते थे ताकि लोग, एक रीडर्स इनके जो थे, पढ़ने वाले, वो सोचते थे नहीं, वो बिल्कुल तरह से सेंस करने लगते थे। लगता था कि हाँ, बिल्कुल एकदम उसी तरह से लिखा हुआ है। इतना जज़्बा था कि एक पोएम के माध्यम से आपको एकदम फीलिंग करवा देना, सेंस करवा देना। ठीक है? ब्यूटी एंड इमेजिनेशन म्यूजिकल एक्सप्रेशन देते थे इन पोएट्री। इनके पोएट्री में म्यूजिकल एक्सप्रेशन बिल्कुल होता था। ठीक है ना? उसके बाद ही रोट मेनी सच एज ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियस अर्न एक्सेट्रा, ये लिखे थे। ये सब याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि ये कभी-कभी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। थीम क्या है इसका? इस ओड टू ऑटम का थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर, मैच्योरिटी एंड राइपनेस, हार्वेस्ट एंड अबंडेंस, पैसेज ऑफ टाइम, कनेक्शन बिटवीन नेचर नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। अब देखिए, इसका जो है थीम, जो है थीम का मतलब आपको तो पता ही है कि थीम का मतलब होता है विषय। क्या होता है? विषय होता है, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी नहीं समझ में आ रहा है? बता देता हूँ थीम का मतलब, कि कौन से मुद्दे पर आप लिख रहे हैं। मुद्दे पर क्या? जैसे कोई पोएम वगैरह, जो कोई नाटक होता है, तो नाटक वगैरह स्कूल वगैरह में देखते होंगे, या कहीं आप प्राइवेट सरकारी जो भी स्कूल में देखते होंगे, तो कोई नाटक होता है, तो उस नाटक का कोई ना कोई तो विषय थीम होता होगा, कि इस थीम पर आज हम ये नाटक करेंगे, तो परफॉर्म करेंगे, तो इसका थीम होगा जलवायु पर, जल पर होगा, पानी पर होगा, वाटर पर होगा, थीम होगा सेव वाटर, थीम होगा बहुत सारे, जैसे वायु के बारे में, मतलब एयर के बारे में, तो थीम होगा, अलग अलग थीम होता है। तो स्वच्छ भारत, तो अलग अलग थीम। थीम का मतलब वही मुद्दा, वही हो गया। ठीक है ना? थीम का मतलब विषय, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर बातें हो रहा है कि इनका ये जो पोयम है किस थीम पर बेस्ड है। ये जो पोयम है, प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात हो रहा है। मैच्योरिटी एंड राइपनेस की बात हो रहा है। मैच्योरिटी एंड राइपनेस का मतलब परिपक्वता, और क्या है, राइपनेस, ये भी है कि मैच्योरिटी, कि जब देखिए
ऑटम सीजन आता है तो मैच्योरिटी जो होता है, मैच्योरिटी किस में बात हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता हो गया और राइपनेस का मतलब कि जब राइप हो जाता है, पक जाता है फल, तो मैच्योरिटी आ ही जाती है। देखिए, समय के साथ सब में मैच्योरिटी आती है। फल में ही बात नहीं कर रहा हूँ। समय के साथ इंसानों में मैच्योरिटी आती है, जानवरों में भी आती है, सब में आती है। एक समय आता है इंसान पक जाता है, ठीक है? एक समय आता है कि जैसे फल पक जाता है और फल पकने के बाद जैसे पेड़ों में फल लग जाते हैं और फल लग जाने के बाद पकना शुरू करता है और फल बहुत ज़्यादा लग जाता है, जैसे पेड़ झुक जाता है, वैसे ही इंसानों में भी है, एक समय आता है, पूरी तरह से नीचे से तैयार होते रहता है, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा एक्सपीरियंस बनते रहता है, अनुभव होते रहता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ दर-दर की ठोकरें खाते हैं। वो छोटे-छोटे ज्ञान से छोटे-छोटे ज्ञान से छोटे-छोटे मतलब कि लोगों की छोटे-छोटे ठोकरों से छोटी-छोटी एकदम मतलब माइनर-माइनर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं और एक दिन जब पूरी तरह से अगर लगता है कि सीख गए हैं, ठीक है? ऐसे तो जीवन में हमेशा सीखते रहेंगे। जब लगता है कि सीख गए हैं, तब इंसानों में झुकाव आ जाता है। इसे ही बोलते हैं इसे ही बोलते हैं मैच्योरिटी। तो वैसे ही यहाँ पर और पकने का मतलब है मैच्योरिटी का मतलब वही है, इंसानों में छोटे-छोटे ज्ञान ये सब जब आते हैं, छोटी-छोटी गलतियों से जो सीख रहे हैं और धीरे-धीरे करते एक समय आता है कि इंसान मैच्योर हो जाता है, पूरी से परिपूर्ण हो जाता है और वो समझदार हो जाता है, ठीक है ना? लबालब भरा हुआ रहता है, ऐसे ही पेड़-पौधे में भी होता है, एक समय के साथ बदलाव आ जाते हैं। समय क्या है? तो समय कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ ऑटम सीज़न ही हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ जैसे ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिंग सीज़न ही हो सकता है, ऑटम सीज़न भी हो सकता है। स्प्रिंग सीज़न में ही सिर्फ़ फल वगैरह नहीं पकते, ऑटम सीज़न समर समर सीज़न में भी होता है। जब जिसका समय आता है, मैच्योर हो जाता है। ये फिक्स नहीं है। जब जिसका समय आता है, मैच्योर हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है, सर्दियों के मौसम में भी कुछ फल पकते हैं, सर्दियों के मौसम में भी कुछ फल बनते हैं, नए पत्ते भी उगते हैं। वही चीज़ बता रहे हैं कि इसका विषय ही है मैच्योरिटी एंड थीम राइपनेस। फिर हार्वेस्ट एंड अबंडेंस की बात हो रहा है, हार्वेस्ट एंड अबंडेंस की बात हो रहा है, ठीक है? अब हार्वेस्ट एंड अबंडेंस मतलब कहने का मतलब क्या है कि फसल और बहुतायत की बात हो रहा है कि फसल बहुत सारा फसलें होती हैं, हार्वेस्टिंग होता है और बहुत सारा अबंडेंस बहुत सारा और भी कुछ होता मतलब और भी फसलें उगाई जाती है, ठीक है? अब उसके पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि पैसेज ऑफ समय की बीतना, समय धीरे-धीरे क्या होता है पैसेज ऑफ टाइम समय जो बीतता है, धीरे-धीरे जो समय बढ़ते रहता है, इंसान या हो या जानवर हो या कोई भी हो, समय के साथ समय गुजरता है तो समय हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, वो बता रहा है। और इसमें ज़ाहिर सी बात है कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ के बारे में बता रहा है। प्रकृति और मानवीय मानव के जीवन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना? ए, प्रकृति और मानव के जीवन के बीच का संबंध तो पहले ही बताया था कि सिर्फ नेचर पर ही नहीं है। देखिए, आप इतना मान के चलिए कोई भी पोयम हो, अगर आप रीड कर रहे हैं, अगर राइटर दिया है, उसका संबंध, उसका विषय, उसका मुद्दा या तो बाद में संदेश वो इंसानों के लिए ही होगा। याद रखिए, ये सभी पोयम सिंपल सी बात है, दुनिया का कोई सा भी पोयम हो, वो जानवर तो नहीं पढ़ेगा, भूत-ऊत तो नहीं पढ़ेगा। वो जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग रीड करेंगे और हम लोग रीड करेंगे तो उस पोयम से रिलेटेड कुछ तो हम लोगों के लिए बातें तो ज़रूर होगी। तो यहाँ पर भी इसमें भी नेचर और ह्यूमन लाइफ के बारे में बात हो रही है क्योंकि नेचर यानी ओड टू ऑटम की बातें हो रही थी। ओड और ह्यूमन लाइफ का मतलब है इंसानों के बारे में यहाँ एग्जाम्पल दे दे कर और बातें की जा रही है इंसानों के जीवन। कहीं पे निगाह है और कहीं पर निशाना। बात हो रहा है कि जिस समय ये जॉन किट्स बीमार थे, तो बता रहे हैं दुनिया में क्या और भी लोग बीमार होते होंगे और प्रतिदिन हो रहे हैं।
मरने के कगार पर होते हैं तो लोग दुःख करते हैं, याद करते हैं कि अरे कितना अच्छा, अगर हम बचपन में कितना अच्छा बचपन में थे, कितना अच्छा मेरा बचपना था, कोई बोलता है कितना अच्छा जवानी था, क्या बुढ़ापा आ गया है, हम अब मर रहे हैं, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, अच्छे से घूम नहीं नहीं फिरे नहीं, ये नहीं किए। तो उन सबको ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, ईश्वर का, भगवान का जो ये रीति रिवाज है और समय का जो चक्र है, वो कभी वापस जाता नहीं है, पीछे जाता नहीं है। तो क्यों हम इसमें हम ये करें, ये रिवर्स नहीं होता है, क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं चलता है। तो हम हरी भले ही एंटी क्लॉकवाइज चलवा देंगे, लेकिन लेकिन हम ये जो समय का चक्र है इसको हम कैसे चलवाएंगे? प्राकृतिक नेचर है, इसको हम कैसे पीछे ले सकते हैं? इंसान जवानी से बचपन की ओर कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो हम जो हो ही नहीं सकता है, जो हमारे बस में ही नहीं है, हम उसको लेकर क्यों प्रेजेंट का वर्तमान समय खराब करें? ये बातें भी करें, उन दिनों ये बीमार चल रहे हैं तो ये बातें कर रहे थे, लोगों को समझा रहे हैं कि देखो भाई, हम मतलब कि सबका एक अलग-अलग सीज़न आता है, सबका अलग-अलग महत्व होता है, उन पर ध्यान दो। ये पीछे की बातें, आगे की बातें मत सोचो, ये अभी जो लाइफ चल रहा है उसकी बातें करो, ठीक है? चलो, आगे देखते हैं फिर। समरी देख लेते हैं, समरी में क्या है? द पोएम डिस्क्राइब्स ऑटम एज अ ब्यूटीफुल एंड रिच सीजन। फ्रूट रिपेंस, fields are full of crop and nature looks peaceful. Autumn is like a calm worker sitting in fields watching the harvest. The poet says that every season has its own beauty. देख रहे हैं ना? Every season has its own beauty. So autumn should not be compared with spring. Autumn has its own music and charm. देख रहे हैं? अभी आपको समझ में आया इसका पर्पस? अभी आपको इससे पहले जो मैंने बताया, तो आपको कैसा लग रहा था? आपको लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे होंगे सर, लेकिन अब आपको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल इसका जो पर्पस है, इसका महत्व है, बिल्कुल सही है कि कविता में शरद ऋतु को एक सुंदर और समृद्ध मौसम के रूप में वर्णित किया गया है। फल पक रहे हैं, खेत फसलों से भरे हैं, प्रकृति शांति की प्रतीत होती है। शरद ऋतु में खेतों में बैठे एक शांत मजदूर की तरह है, जो फसल को देख देख रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बातें हो रही है कि फसलों को देख रहा है। कवि का कहना है कि प्रत्येक मौसम की अपनी सुंदरता होती है, इसलिए शरद ऋतु की तुलना बसंत ऋतु से नहीं करनी चाहिए। शरद ऋतु का अपना एक अपना संगीत और आकर्षक होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर जो बातें हो रही है कि ये जो बातें हो रही है, सिंपल सी बात है, आप कंपेयर मत कीजिए। अभी आपका जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट को पास्ट से कभी भी कंपेयर ना करें। जो समय अभी है वही समय आपके लिए बेस्ट है। आप बिना मतलब के पर्पसलेस क्या उद्देश्य क्या कर पाइएगा पास्ट के दिनों में याद करके? भी नहीं कर पाओगे। तो हम अपने प्रेजेंट टाइम को क्यों बर्बाद करेंगे? सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टाइम को हम क्यों बर्बाद करेंगे? यहाँ पर बता रहे हैं, पोएम डिस्क्राइब ऑटम एज अ ब्यूटीफुल एंड रिच सीजन। ऑटम ऑलरेडी ब्यूटीफुल है और रिच सीजन है, ठीक है ना? एकदम भरा पूरा सीजन है, भरा भरा पूरा मौसम भी है। ऐसा नहीं कि ऑटम सीजन में कुछ मतलब कि फूल नहीं खिलते हैं, बहारें नहीं आती है, ऐसा तो नहीं है। खेतें नहीं ललहाते हैं, ऐसा तो नहीं है। ऑटम सीजन का भी अपना एक महत्व है। ऑटम सीजन में भी अलग-अलग वस्तुएं, अलग-अलग जो खरपतवार जो भी होता है होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फसलें उगते हैं। ऑटम सीजन में भी अच्छे-अच्छे सब्जियाँ, कैसे ठंड के मौसम आते हैं तो सब्जियाँ अच्छे-अच्छे उगते हैं। मार्केट में सब्जियों का बहार आ जाता है ऑटम सीजन में। पता नहीं कि इनका भी अलग मौसम है, अलग मतलब कि इसका महत्व है कि फ्रूट्स रिपेन क्या होते हैं, फ्रूट्स पकते भी है, फले भी पकते हैं,
फील्ड्स आर फुल ऑफ क्रॉप्स, और खेत जो होते हैं पूरी तरह से एकदम खेतों एथी भरा हुआ रहता है। अ, अनाजों से भरा हुआ आता है, क्रॉपिंग होता है, खेती होता है, एंड नेचर लुक्स पीसफुल। और कितना मौसम एकदम हर जगह एकदम सुकून, हर जगह कोहरा ही कोहरा साया, एकदम बिल्कुल छाया रहता है। और जहाँ देखिएगा वहाँ पर सुकून मिलेगा, एकदम शांति अनुभव होगा। कभी चाहे रात हो या दिन हो, हर जगह एकदम शांति, एकदम कोहरा इतना फैला हुआ रहता है। अगर शांति महसूस करना है तो आप गाँव देहात में, वहाँ पर एकदम ऑटम सीजन का एक अपना महत्व होता है, शांति महसूस होगा, बहुत ज़्यादा शांति महसूस, ठीक है? वो बातें कर रहे हैं कि नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है? ऑटम इज़ लाइक अ काम वर्कर, और ऐसा लगता है कि मानो इनके अकॉर्डिंग, ये एक जॉन किट्स बताते हैं कि शरद ऋतु मानो एक एक वर्कर है, शांत वर्कर है, ठीक है ना? शांत वर्कर है, मतलब कि शांत एक मज़दूर है, जो कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, कुछ भी नहीं, साइलेंटली क्या करता है, अपना काम करता है। काम वर्कर सिटिंग इन द फील्ड, खेतों में बैठा हुआ रहता है, वॉचिंग द हार्वेस्ट, और फसलों को देखते रहता है, उसकी गार्डिंग करते रहता है, ठीक है ना? उसकी गार्डिंग करते रहता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक जिक्र किए हैं, जॉन किट्स बता रहे हैं, सीजन को बेकार समझते हैं। ऑटम सीजन ऐसा है, शरद ऋतु ऐसा है कि गांव देहात में, गलियों में, खेतों में, गलियारों में, नदी में, नहर, हर जगह एकदम शांति बनाए रखता है, हर जगह शांति बनाए रखता है। और इवन यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि ऑटम सीजन का कंपेयर एक, क्या बोल रहे हैं, वर्कर से कर रहे हैं। साइलेंट वर्कर, जो ऐसा वर्कर है, ऐसा मजदूर है, क्या खेतों के बीच में जब हल जुताई होती है, के बीच जो हल जुताई होता है, मिट्टी जब फटती है, के बीचों में जो वो गड्ढे जब होते हैं, तो वो कैसे कियारियों के बीच में कोहरे एकदम कोहरे एकदम वहाँ तक घुस जाते हैं, पूरा छाए रहते हैं, कोहरे छाए रहते हैं, कुहासा छाया रहता है। ये वैसे ही एकदम हर जगह कहाँ प्रेजेंट नहीं है। ऑटम सीजन में कोहरे हर जगह एकदम, साइलेंट मजदूर हर जगह चलता है, हर जगह जाता है, हर जगह होगा, कहीं गली मोहल्ले हर जगह, खेतों में एकदम साइलेंटली, बिना बोले एक शांति मजदूर के जैसा, शांत मजदूर जैसा बैठा रहता है। हर खेत में, हर खेतों के पगडंडियों, गली में, हर एक जगह एकदम बिल्कुल बैठा हुआ रहता है। किसी से कोई कंप्लेन नहीं, किसी से कोई ये नहीं कि हम गार्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑटम सीजन ये भी है, एक शांत मजदूर के जैसा बैठा रहता है, वॉचिंग देखते रहता है, खेतों को, खलिहानों को, सबको देखते रहता है। द पोएट सेज, यहाँ पर कवि ये भी बताते हैं, एवरी सीजन इट्स ओन ब्यूटी। ये बता रहे हैं कि एवरी सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, सारे मौसम की अपनी सुंदरता होती है, ठीक है ना? तो सारे मौसम की अपनी सुंदरता होती है। अब यहाँ पर एवरी सीजन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, एवरी सीजन का मतलब है एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। एवरी सीजन का मतलब है एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। टाइम की बात हो रहा है यहाँ पर, टाइम, मेन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टाइम को। एवरी सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इट्स एन, उम्र की जो सीमा होती है इंसानों का, वो निश्चित नहीं होता। कब इंसान, कौन कब यहाँ से चला जाए, वो किसी को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि अरे हम सिर्फ एक ही चीज को हम बार बार महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। कितना अच्छा बचपन था, ना कोई टेंशन था, ना ये था, ना वो था। कितना अच्छा मम्मी पापा पैसा देते थे, खाना खाते थे, आते थे, खेलते थे, कूदते थे और सो जाते थे। दिनों को याद करके अपना प्रेजेंट टाइम बेकार मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर बता रहे हैं कि सबका अलग अलग महत्व होता है, कितना मजा आता है। अभी आप जिस एज में है, उस एज में आपको मजा नहीं आ रहा है। बचपन में मार खाते होंगे, इधर से उधर से, कोई आया गेस्ट तो उधर, इधर आओ उधर आओ,
बचपन में आपको बस उतना फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। बड़े हो गए, आपको तो हर जगह आज़ादी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ बहाने भी बना सकते हैं। बचपन में तो बहाने बनाना भी सीखना पड़ता था, पकड़े जाते थे। लेकिन अब तो आप बहाने भी बना सकते हैं। तो सबका अलग-अलग मतलब कि जो हर एक स्टेज का, हर हर एक मतलब उम्र का, हर एक समय का अलग मज़ा होता है। तो फिर आप ऑटम सीज़न को बदनाम मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए किसी से, जिस एज में है, जिस उम्र में है, जिस स्टेज में है, जिस स्थिति में भी है, गरीब है, अमीर है, या तो आप मिडिल क्लास है, कुछ भी है, सबका मज़ा है, सब सही है। आप जिस एज में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिवेश में हैं, जहाँ भी है, आप बिल्कुल खुश रहिए, शांत रहिए, अच्छे से इंतज़ार कीजिए ऊपर वाले पर। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, समय का चक्र ऐसा है, सब कुछ बदल देता है। जब दिन-रात एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, आपका उम्र भी एक जैसा नहीं होता। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, कांस्टेंट रहिए, स्थिर रहिए, आप लगातार कार्य करते जाइए, बिल्कुल बदलेगा। अभी आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इस चैप्टर के बारे में नहीं जान रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी कुछ देर के बाद ये भी बदल जाए, ठीक है? चलिए आइए, ये भी बदलेगा। तो बता रहे हैं कि द पोएट सेज दैट एवरी सीजन इट्स ओन ब्यूटी, तो ऑटम शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद स्प्रिंग। ऑटम सीजन का स्प्रिंग से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मत कीजिए आप लोग। आप बार-बार जो हैप्पी मोमेंट था, हैप्पी मोमेंट को हैप्पी मोमेंट को बार-बार आप कंपेयर कर रहे हैं, अरे कितना अच्छा वो था, उस दिनों ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो उसी में आप फँसे रहिएगा। ऑटम सीज़न सबका अलग-अलग होता है, कभी स कभी सुख, कभी दुःख, ये जीवन का सार है, ये जीवन का ये चक्र है, कभी सुख, कभी दुःख आते रहता है। तो बस उसका आप अभी प्रेज़ेंट टाइम में जिया कीजिए, ठीक है? इस पोएम में बस प्रेज़ेंट पर फ़ोकस करने के लिए बताया है, चाहे स्थिति आपका जैसा भी हो, प्रेज़ेंट में देखिए उसका समस्या का समाधान निकले। ऑटम हैज इज ओट्स द ऑटम हैज इट्स म्यूजिक एंड चार्म। इसका अलग ही अपना ही एक क्या है, म्यूजिक है और एक चार्म में सुंदरता है, ठीक है ना? म्यूजिक है, इसका जो है अलग ही इसका क्या है, ठीक है? चलिए ठीक है। इसका अलग ही क्या है, म्यूजिक है और क्या है, मतलब कि इनका आकर्षक है, मतलब ठीक है ना? इसका अलग ही मजा है, अलग ही इसका मजा है। संगीत और आकर्षण इसका अलग-अलग है। म्यूजिक का मतलब संगीत और चार्म का मतलब आकर्षक, आकर्षण। तो देखिए, ऑटम सीजन का अलग संगीत है और अलग क्या है, आकर्षण है। सबकी अलग-अलग पसंद होती है। सारे समय की अलग-अलग परिभाषा होती है, अलग-अलग मायने होते हैं, अलग-अलग मकसद होता है। हर एक उम्र का कुछ न कुछ मकसद होता है। जिस उम्र में आप हैं, उस उम्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबका अलग-अलग महत्व है। तो इस पोएम में आपको अगर लगता है, इस पोएम में बस यही है कि आप कंपेयर ना करें किसी चीज़ से। ये ऑटम को स्प्रिंग से कंपेयर नहीं करने के लिए बोलते हैं। दिन को रात से कैसे कर सकते हैं? रात को दिन से कैसे? सबका अलग-अलग महत्व है। हर एक इंसान एकदम सही है। हर एक इंसान कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है ना? कभी नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस यही समरी था। आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। मोरल मैसेज क्या है इसका? नैतिक शिक्षा ये है कि एवरी सीजन ऑफ लाइफ हैज़ ब्यूटी। देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर जो बोला, मैं यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है। एवरी सीजन ऑफ लाइफ हैज ब्यूटी। क्या है? एवरी सीजन ऑफ लाइफ, लाइफ का, जीवन का हर एक चक्र जो होता है, जीवन का हर एक मौसम जो होता है, सब सुंदर होता है।
जीवन का कोई ऐसा मौसम नहीं है, जीवन का ऐसा कोई समय नहीं है कि जो सुंदर नहीं होता है। अभी आपका समय बिल्कुल सुंदर है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देखकर, ठीक है? देखिए अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं या ऊब रहे हैं, ये अभी आपका समय है, उसमें आप सिर्फ़ फ़ील कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। आप ही मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, आप ही मन गुस्सा हो रहे हैं, आप ही मन ही मन ऊब रहे हैं। तो ये आपका समय है, तो ये अभी जो लाइफ़ पे ये प्रेज़ेंट टाइम में है और ये समय दोबारा नहीं आएगा हमसे बात करने के लिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा, जिस क्षण में भी आप देखिएगा, उस क्षण में भी क्या है, दोबारा नहीं आएगा, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट है। यही है, इसमें मोरल मैसेज यही दे रहे हैं, आप बिना मतलब के समय बर्बाद ना करें, पीछे वाले वक़्त में मत जाइए। शक्तिमान नहीं है, टाइम मशीन नहीं है, ठीक है ना कि हम पीछे चले जाएँगे, ये सब कुछ नहीं है। आइए अभी प्रेज़ेंट में देखिए आपका एग्ज़ाम भी है। नेचर टीचेस पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस। देखिए समय जो होता है ना, जो प्रकृति होता है, प्रकृति सब कुछ सिखा देता है, धैर्य भी सिखा देता है और एक्सेप्टेंस भी सिखा देता है। धैर्य के साथ मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस भी मतलब कि आपको नेचर सब कुछ सिखा देता है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है, प्रकृति धैर्य और स्वीकृति एक्सेप्टेंस, स्वीकृति भी सिखा देता है कि एक मतलब कि जैसा भी समय आता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे जिस स्थिति में भी है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अभी इस स्थिति में है, इस स्टेज में है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। जब स्वीकृति ही नहीं मिलेगी तो नेचर सब कुछ, तो बोले प्रकृति हर चीज़ बदल देता है। प्रकृति किसी के बस में नहीं है, प्रकृति के बस में सारे हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, फिर चेंज इज नेचुरल, तो एक्सेप्ट इट पीसफुली। बदलाव देखिए, बदलाव एक प्रकृति है, मतलब कि बदलना एक प्रकृति है, सो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, शांतिपूर्वक करना चाहिए, क्रोध होकर नहीं। चाहे जिस उम्र में भी है, बदलाव तो होगा। आज हम यंग है, कल बूढ़े होंगे। आज आप यंग है, कल आप भी बूढ़े होंगे। कल हम, इससे पहले हम बचपन में थे, बचपना जी रहे थे। आज यंग हो गए हैं, कल बुढ़ापा आएगा। उम्र है, ये नेचर है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जॉन किड्स बता रहे हैं, क्योंकि जॉन किड्स उस मार चल रहे, तो ये बता रहे थे कि सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। Gist of the lessons are, देखिए इसमें the poem teaches that autumn is a season of fulfillment. Life becomes complete just like ripened crops. Nature reminds us to value every, देख रहे हैं ना, बार बार वही आ रहा। मैं इतना प्रैक्टिस अभी करवा दूंगा कि आपको एकदम पूरी तरह से फुल ऑफ ये हो जाए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको कि एकदम बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं जब प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि बार बार एक ही बात आ रहा है। ठीक है? द पोएम टीचेस दैट ऑटम इज अ सीजन ऑफ फुलफिलमेंट। ये जो पोएम बताता है कि शरद ऋतु का मौसम जो होता है ना, ये फुलफिलमेंट का है, पूर्णता है, पूर्ण करवाने का है। अब क्यों है? क्यों? ये एहसास दिलाता है क्या कि हर चीज फुलफिलमेंट हो जाता है, कि लाइफ बिकम्स कंप्लीट। ये जीवन जो होता है पूरी तरह से पूरी हो जाता है, जस्ट लाइक वैसे ही पूरा होता है जैसे रिपेंट क्रॉप्स, जैसे समय के साथ फसलें पकते हैं, समय के साथ फसलें उगते हैं और धीरे-धीरे समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है, पक जाते हैं, वैसे हमारा जीवन होता है। हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके समय के उस अवस्था में अवस्था बदलते जाती है, स्टेज बदलते, समय बदलते जाता है और ये क्या होता है, उसके बाद धीरे-धीरे मैच्योर इंसान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और उसके बाद जिस तरह से फल मतलब कि वो फसलें क्रॉप होती है, उस तरह से हमारा भी क्रॉपिंग होती है।
जब हमारा समय जहाँ से हम विदा लेते हैं, ठीक है ना? जहाँ से हम विदा लेते हैं तो हमें उस घबराना नहीं चाहिए। उसी में हमें बिल्कुल चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। और इसकी एक उम्र सीमा होती है, फसलों की मौसम आते हैं, लेकिन हमारी उम्र सीमा नहीं होती है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, नेचर रिमाइंड्स अस टू वैल्यू एवरी मोमेंट, और नेचर बोलता है, प्रकृति बोलता है कि जो समय आपको मिला है ना, उसी में जीना चाहिए। तो अभी मुस्कुराइए, हँसिए, खेलिए, बोलिए, जो करना है वो कीजिए। एकदम स्थिति को समझते हुए, देखते हुए, चलते हुए सब कुछ करिए वो, जो एक समाज के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा हो, ठीक है? चलिए आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, थोड़ा ये समझ लीजिए। इस पोयम का ही लाइन है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोजम फ्रेंड of the maturing sun to bend with apples the most cottage tree। ये आपका जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है ना? कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो मेलो फ्रूट फ्रूटफुलनेस। अब देखिए, अब यहाँ पर पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है? मिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, धुंध होता है, ठीक है ना? मिस्ट का मतलब धुंध। और मेलो फ्रूट्स का मतलब होता है फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है क्या, कि सीजन ऑफ मिस्ट, मिस्ट का जो धुंध का जो सीजन होता है, धुंध का जो सीजन होता है, कोहरे का जो सीजन होता है, और मेलो फ्रूटफुलनेस की बात हो रहा है कि धुंध का जो मौसम होता है, उसके साथ साथ जो जो उसके साथ साथ जो आपका जो मधुर फलदायक मधुर फलदायकता का मौसम होता है। कहने का मतलब क्या है उसमें, क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन, वहां पर इन दोनों के बीच में जब फल, मतलब कि ऑटम सीजन में जो मिस्ट होते हैं, जो धुंध होते हैं, और बाकी जो मेलो फ्रूटफुलनेस होते हैं, जो मधुर जो फल होते हैं, उसमें जो घनिष्ठता होती है, तो उसमें दोनों में षड्यंत्र रच के घनिष्ठता, और वो ठंड का मौसम, मतलब कि कोहरे, शरद ऋतु, और सन में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता होता है, क्लोज बॉजम फ्रेंड्स होते हैं ऑफ द मैच्योरिंग सन। सन क्या होता है, मैच्योरिंग सन होते हैं, कि मैच्योर बनाते, परिपक्व बनाते हैं, ये दोनों मिलकर उस फलों को परिपक्व बनाते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। अब उसके बाद सेबों से लदे कई फल, मतलब कि जो काईदार जो झोपड़ीनुमा वृक्ष से को झुकना, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आप आते हैं, अगर इसमें आप देखते हैं इस पूरे लाइन का अगर आप समझते हैं, इसमें आपको ये पता कि जैसे यहाँ पर मेलो का मतलब क्या होता है, मेलो का मतलब होता है परिपक्व, मतलब कि मेलो का मतलब होता है परिपक्वता, मतलब कोमलता, जो पक जाते हैं, ठीक है ना? मेलो का मतलब परिपक्वता हो गया। यह मौसम जो होता है गर्मी की तपिश और सर्दियों की कड़वाहट के बीच एक शांत और समृद्ध समय है, ठीक है ना? जब फल पकता है, मतलब देखिए, ये ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा होता है, ना तो बहुत ज्यादा कम होता है। फल उस समय जब पकता है, जब बहुत ज़्यादा एकदम पकना भी नहीं और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं, एक एकदम सॉफ्ट मोमेंट होता है, जिसमें ये क्या होता है, पकता है। और पकने का उस मोमेंट में साथ कौन देता है, तो मिस्ट और जो मैच्योरिंग सन जो होते हैं, वो सन, दोनों के मिलाप से ये जो होता है फल फ्रूट्स होते हैं जो पकते हैं। सेम वैसे ही क्या बता रहा है, कि सेम वैसे ही बता रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि प्रकृति की संपन्नता और शांति का वर्णन करती है, जहाँ सब कुछ अपने पूर्ण विकास पर है, ठीक है ना? मतलब सब कुछ क्या होता है, अपने पूर्ण विकास पर होता है, ठीक है ना?
चलिए आगे फिर देखिए, यहाँ पर जो बता रहा है कि क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। यहाँ पर जो बातें हो रही है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये है कि कोहरे और पके हुए फलों का मौसम कहता है, यह वह समय है जब हवा में हल्की धुंध होती है और फसलें पूरी तरह से पककर मीठी हो जाती है। ठीक है ना? और बाकी जो बता रहा है कि सूरज की जो किड्स की यहाँ पर बता रहा है कि सूरज के जो जिगरी दोस्त होते हैं, वो सूरज जो होते हैं, वो पूरी तरह से जिगरी दोस्त होते हैं। किसका? ये शरद ऋतु का। ताकि ये दोनों मिलकर क्या करता है, पूरी तरह से इनको पकाता है। ठीक है? चलिए, अब आगे यहाँ पर टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ड कॉटेज। अब यहाँ पर टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ड कॉटेज की बात हो रहा है। अब यहाँ पर है, चलिए, जैसे यहाँ पर है टू बेंड विद एप्पल्स। एप्पल्स होता है, टू बेंड विद एप्पल्स की बात हो रहा है कि यहाँ पर जो है, जैसे एप्पल्स जो होते हैं लद जाते हैं, सेब जो होते हैं पूरी तरह से लद जाती है। कब लदती है? द मॉस्ट कॉटेज ट्री। मॉस्ट का मतलब काई होता है। ठीक है ना? जो काई नहीं होता, जम जाता है जो किसी, तो बोलता है कि सन के हेल्प से, सूर्य के हेल्प से, और जो सूरज के है मदद से, और ऑटम सीजन जो मिस्ट से, इतने ठंड में, और इन दोनों के बीच में जो षड्यंत्र, जो बातें होते हैं, वार्तालाप होते हैं, जो बातें करते हैं, उन दोनों के मदद से खराब से खराब पेड़ भी, इनका मतलब क्या होता है, जैसे मिस्ट मॉइस्ट कॉटेज ट्री भी जो होते हैं ना, उनमें भी एप्पल्स, सेब वगैरह आ जाते हैं। सेब तो ठंड के मौसम में ही आता है, उनमें भी सेब क्या होते हैं, आ जाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि पूरी तरह से सेब को पूरी तरह से लाद दे। क्या है कहने का मतलब है, कि कहने का मतलब इस लाइन में कि अगर कोई इंसान भी हो, जैसे चाहे जैसा भी इंसान हो, चाहे किस तरह का भी इंसान हो, ठीक है ना, तो उस इंसान में समय के साथ बदलाव जरूर होता है। चाहे जैसा भी, जिस परिस्थिति में भी हो, इंसानों में बदलाव जरूर होता है, आप में बदलाव जरूर होगा। बस यही बताना चाहते हैं, टू बेंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। तो यहाँ पर मैच्योरिंग सन, विद द हेल्प ऑफ मैच्योरिंग सन। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए, ये रहा आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि देव क्लासेस जो है आपके लिए लाया है क्या। बच्चों देखिए, आप यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगता है, इस चैप्टर को आप एंजॉय किए होंगे, इसी तरह से अगर आप पढ़े होंगे, और आपका समय अगर वेस्ट नहीं हुआ होगा, लग रहा हो कि हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं, और आगे में भी स्लाइड में है, आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है इसी तरह से, तो इसलिए देव क्लासेस ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ये आपका जो प्रीशियस टाइम है, उसको सेव करने के लिए, एकदम लास्ट एग्जाम तक भी आप पढ़ते रहिएगा। उसके लिए आपको देव क्लासेस ने एक क्रैश कोर्स लाया है। जो क्रैश कोर्स जो है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। सीबीएसई क्लास 10th, यहाँ पर देखिए क्लास 10th, सीबीएसई एंड बीएसईबी दोनों के लिए है। ठीक है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। ठीक है? उसके बाद क्लास 10th, मतलब उसके बाद क्लास 12th के लिए सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। ये भी है, दोनों के लिए है। 10th एंड 12th दोनों के लिए है। या तो आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड से हो, या तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, सब के लिए, आप सभी के लिए देव क्लासेस मात्र 60 आवर्स के लिए 60 घंटा में, 60 घंटा का क्रैश कोर्स लाया है। 60 घंटा का क्रैश कोर्स है, जो क्या है, क्रैश कोर्स चैलेंज है 2026 का। आगामी जो आप एग्जाम में प्रिपेयर होने वाले हैं, एग्जाम में आप सॉरी अपेयर होने वाले हैं, उसके लिए है। ठीक है? मात्र 60 घंटा, याद रखिएगा 60 आवर्स। 60 आवर्स में एकदम अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर लोगे, अच्छी तरह से। ठीक है? तो बस देव क्लासेस आपके लिए देर किस बात की है। अगर इस कोर्स को अगर आप परचेस करना है, तो बहुत ही कम पैसे में, इतना कम पैसे में कि आप इतनी, एकदम छोटा सा कम पैसे, क्या है कि आपको 249 में, जो 999 जो है,
₹999 का जो कोर्स है और भी प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे होंगे, वो मात्र आपको ₹249 में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, अगर आपके फ्रेंड हैं सीबीएसई में पढ़ता हो या आपके फ्रेंड बिहार बोर्ड में पढ़ता, उसको आप रेफ़र कीजिए, आप दिखाइए, बताइए कि यहाँ पर पूरे एग्ज़ाम की तैयारी 1 साल का, 2 साल का एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर मात्र 2 सप्ताह में हो रहा है। और एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ़ इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पार्टिकुलर सब्जेक्ट इंग्लिश, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट। मैं सारे सब्जेक्ट की मैं बातें कर रहा हूँ। मात्र ₹249 में आप पे कीजिए और अपना क्लास को पूरी तरह से आप क्रैश कोर्स में आप सम्मिलित हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक करते रहिए। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर है कि क्लास 12th के लिए क्या है, ये क्लास 10th के लिए इतना था ₹249 में, क्लास 10th के लिए था बच्चों। क्लास 12th के लिए अगर आपके भाई-बहन पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, आपके आस-पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं, वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? और बात रहा यहाँ पर कि क्लास 12th के लिए आप लोगों के लिए क्या है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, ₹299 में, मात्र ₹299 में आपको, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो, वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। ₹249 में ऑल सब्जेक्ट रिकॉर्डेड। इसमें क्या-क्या बेनिफिट क्या होंगे मैं ये बता देता हूँ आपको। क्योंकि आपको लगेगा कि सिर्फ़ ₹249 में बस ऐसे ही थोड़ी ना कि परचेज़ कर लिए, नहीं। बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि ₹249 का वैल्यू क्या है, 299 का वैल्यू क्या है, वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इस रिकॉर्डेड क्लासेस दिए जाएँगे, जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो रिकॉर्डेड क्लासेस है एंड रेगुलर टेस्ट होते रहेगा, टेस्ट भी होगा इस बीच में, बहुत ही कम समय में। आज आपका जो समय है, जब आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, आपके पास समय नहीं है, ठीक है? तो रिकॉर्डेड क्लासेस है एंड रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट भी होंगे, क्लास वाइज़ नोट्स भी मिलेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास वाइज़ जो चैप्टर वाइज़ नोट्स भी मिलेंगे, और मात्र ₹50 में और मात्र ₹299 में। बस इतना ही है, वो 10th क्लास के लिए सीबीएसई बिहार बोर्ड, और ये 12th क्लास के लिए 299 में, और ओनली 60 आवर्स में ये सब पूरा करवाया जाएगा। 60 घंटा में आप पूरी तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर है माइंड मैप्स एंड टॉपर्स स्ट्रेटेजी होंगे, बिल्कुल होंगे। लाइव क्लासेस भी चलेगा। सबसे अच्छी बात है कि ₹249 में, 299 में लाइव क्लासेस भी चलेंगे। अब बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लाइव क्लासेस भी होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लेटेस्ट होगा, जो पैटर्न है वही 2026 में जो आ रहे हैं वही है 2026 में। आप पूरा जितना भी पढ़े ना, जहाँ भी पढ़े हैं ना, सबका निचोड़ एकदम पूरी तरह से यहाँ पर आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस में मिलेगा। अरे आप आइए, लाइव क्लासेस से जुड़िए, एग्जाम के लास्ट लास्ट दिन तक आप जुड़ते रहिए, और अच्छे से बेनिफिट हर एक चैप्टर पर कंबाइन कीजिए, ठीक है ना? हर एक चैप्टर पर कंबाइन कीजिए, बने रहिए देव क्लासेस के साथ। हमारे टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं यहाँ पर आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए इतने सारे गाइडेंस मिलेंगे आपको, तो फिर देर किस बात की, आइए परचेस कीजिए। आप आइए, देव क्लासेस ऐप, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर नीचे मिलेगा लिंक, जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर में देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहाँ पर जाइएगा तो आपका देव क्लासेस प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको परचेस करना है तो आप पहली बार आए हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो इतना भरोसा कीजिए कि आपका 60 घंटा आपका बर्बाद नहीं होगा। लग रहा है कि आपका बर्बाद होगा तो मत कीजिएगा, लेकिन ये देख कर जाइए, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख लीजिए। जान देखने में क्या लग रहा है? जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर ऐप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टोल फ्री नंबर होगा, जो नंबर होगा आपके ऑलरेडी आपके पास टोल फ्री नंबर, वो नंबर भी आप रखते हैं, यहाँ पर भी आपका होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा। आप जाइए वहाँ पर देख लीजिए। मात्र बस एक बार और मैं बोलना चाहता हूँ, इनके गाइडेंस में बहुत सारे देव मुन्ना सर हैं, इनके गाइडेंस में पूरी तरह से इतना टीम है जो आपकी सेवा में तत्परता रहेगा, तत्पर रहेगा हमेशा, एग्जाम तक, एग्जाम के लास्ट लास्ट दिन तक बिल्कुल सेवा में रहेंगे। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। इसके बाद भी चलिए, ये तो रहा, आपको मैं बता दिया। अब आप हम आते हैं फिर से, आप समझ गए होंगे 60 आवर्स में है, क्रैश कोर्स चैलेंज है।
10th क्लास के लिए है, और सीबीएसई या बिहार बोर्ड है 249 रुपया मात्र। क्लास 12th के लिए सीबीएसई या बिहार बोर्ड है, जो जिसका एक्चुअल प्राइस जो है 1499 है, जो 299 में मिल रहा है। ये सारे हैं रिकॉर्डेड क्लासेज है, रेगुलर टेस्ट होगा, क्लास वाइज नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेज होंगे, बिल्कुल सब कुछ मिलेंगे। चलिए, ये रहा आपका, ये बिल्कुल आपके लिए ही था। आप देख रहे थे तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, ये मौका आपसे छूट नहीं जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ये मेरा धर्म था, कर्म था, मैंने बता दिया। अब आपकी मर्जी, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। अगर आप आपको लगता है कि हमारा मेहनत बिल्कुल अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप जुड़िए ना, किस बात की देर। जाइए, देव क्लासेस ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मिलेगा, डायरेक्ट आप चले जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, ये रहा। अब आइए हम वापस आते हैं वहीं पर। चलिए, अब आपके सामने, जैसा कि मैंने बोला था, वीडियो के पहले ही बोला था, ठीक है ना, वीडियो में पहले ही बोला था कि आपको ये सब मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, तो एमसीक्यू यहाँ पर आपके सामने है। चलिए, मात्र 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, गिन कर 1 मिनट का, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, बस ऐसे बने रहिए हमारे साथ, भागिएगा नहीं। चलिए, 1 मिनट 30 सेकंड का लेते हैं। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पर है एमसीक्यू। एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा देर ना हो। ठीक है, आप उबिएगा नहीं। अब आपके सामने ये टोटल जो आ रहा है, आप देखिए, यही है मेन आपका एग्जाम का प्रैक्टिस है। आप क्वेश्चन देख लीजिए पहले से कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी एग्जाम के लास्ट समय तक मैं और भी अच्छे से दूंगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, एक मैराथन भी हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, ऐसा हो तो एग्जाम से पहले एक दिन मैराथन भी करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी एमसीक्यूज है। अब तो आप पढ़ लिए हैं, मेरा पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया। आप जो भी पहले से पढ़ कर आए थे, जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अब उसी बेस पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। एमसीक्यूज पहले देखते हैं, मल्टीपल इस तरह से आते हैं। हु रोट ओड टू ऑटम? ए वर्ड्सवर्थ, बी सैली, डी सी किट्स, डी बैरन। तो सी इज द राइट आंसर, किट्स, जॉन किट्स किए थे। द पोएम बिलोंग्स टू विच एज? अब ये जो पोएम है, किस एज को बिलोंग करता है? रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, क्लासिकल एज। तो आपको पता है कि ये पोएम जो है रोमांटिक एज को बिलोंग करता है। अब रोमांटिक एज नेचर से रिलेटेड, ठीक है ना, फीलिंग से रिलेटेड, इमेजिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो रोमांटिक एज होगा। ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ, ऑटम को किसका सीजन बोला गया है? डिस्ट्रक्शन का, बी होप का, सी मेलो फ्रूटफुलनेस का, डी डार्कनेस का। तो मेलो फ्रूटफुलनेस का। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द सन इन द पोएम सिंबलाइज, इसमें सन का जो सिंबलाइज है वो क्या है? इस पोएम में सन का सिंबलाइज क्या है? क्या सिंबल सिंबल है? ये बिल्कुल बताइए। चलिए देखिए, ए वॉर, बी हार्वेस्ट, सी वेल्थ, डी गोल्ड। तो बी हार्वेस्ट की बात हो रही है। ये हार्वेस्टिंग करता है, पकाता है। सन का काम ही है क्या? पूरे फल को क्या करना? पका देना। ठीक है ना, फल को, इंसान को, सबको वो प्रकाश, वो गर्मी प्रदान करना सन का काम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किड्स इज फेमस फॉर, वॉर पोएम के लिए है, नेचर इमेजरी के लिए, ड्रामा के लिए, या नोवेल के लिए है? तो नेचर इमेजरी के लिए, ठीक है ना। ऑटम सीजन इज अ फ्रेंड ऑफ, ऑटम सीजन
किसका फ्रेंड है? स्प्रिंग का, समर का, सन का या मून का? तो सन का जिक्र किया गया तो सन का ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पोएम इज एन ओड, इपिक, बैलेड या लिरिक? तो ओड की बातें हो रही है। इपिक क्या है? वो जो रामायण, लंबे लंबे काव्य होते हैं, रामायण महाभारत, उस तरह से इपिक है वो। बैलेड क्या होते हैं? तो बैलेड जो गाथाएं होती है, जो गांव में जो लोकल लैंग्वेज, जो गीत वगैरह जो शादी विवाह में जो होते हैं, या किसी की बहादुरी के गीत गाते हैं, गीत गाते हैं, या किसी की शोकों में गीत गाते हैं, वो बैलेड होते हैं। ठीक है ना, बैलेड उसको बोलते हैं। नहीं होता कभी कभी गाँव में महिलाएं गीत वगैरह गाते रहती है, उसी को तो बैलेड बोलते हैं। किसी की चर्चा करके किसी की बहादुरी का गीत गाते हैं, ऐसे थे वैसे थे, तो किसी का शोक गीत होता है, तो वो बैलेड हो गया। लिरिक, तो लिरिकल होता है, लिरिक जिसमें लय होता है, लय में गाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओड यानी प्रेयर की बात हो रहा है, गीत की बात हो रहा है, प्रार्थना की बात हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड्स आर एम्प्टी है, फील्ड विद स्नो है, फुल ऑफ क्रॉप्स है, बर्न्ड है, तो क्या है? तो यहाँ पर फील्ड्स आर क्या है? फील्ड्स आर, आंसर इज द फुल ऑफ क्रॉप्स। जो खेत होते हैं वो पूरी तरह से फलों से, मतलब कि अनाजों से एकदम हरा भरा रहता है। ठीक है, चलिए ये ऑटम सीजन में। देखिए, द टोन ऑफ द पोएम इज, अब इस पोएम का टोन क्या है? तो फियरफुल है, डिप्रेस्ड है, एडमायरिंग है या एंग्री? जाहिर सी बात है, एडमायर किया जा रहा है, तारीफ किया जा रहा है, तो तारीफ होगा। नेक्स्ट, व्हाट बेंड्स द ट्रीज? ट्रीज को जो पेड़ होते हैं, कैसे बेंड्स होते हैं, कैसे झुकते हैं? तो झुकते यानी स्टॉर्म से, एप्पल से, बर्ड से या स्नो से। ए, बी, एप्पल से, फल जब, सेब जब पूरी तरह से आ जाते हैं तब। अब यहाँ पर बात कीजिएगा कि ट्री क्या है, सिंबल क्या है, एप्पल क्या सिंबल है? तो देखिए, ट्री यानी मनुष्य, इंसान, एप्पल यानी उनका गुण, ज्ञान, इंसान, तो बोले ना कि इमेजरी है। इंसान तभी झुकता है, बड़प्पन उसका तभी दिखता है, अहंकार उसका तभी खत्म होता है जब वो ज्ञान से भर जाता है। सच्चा ज्ञान अगर होगा तो इंसान झुकेगा, शांत रहेगा। वही है यहाँ पर ट्रीज और एप्पल की। ठीक है, चलिए। ऑटम इज नो एज क्रूल, वायलेंट, काम, डेंजरस, तो काम की बातें हो रही थी, ये देखते ही आप लगा दोगे। फिर देखिए, देखिए बात ये है कि आपको यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बात ऐसा है कि आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस हम बताए जा रहे हैं। आप खुद से भी मन में आंसर लगाते रहिए, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ बिल्कुल जो पढ़ाए हैं तो सही पढ़ाए हैं, हमको समझ में आ रहा है। देखिए, यूट्यूब पर लाखों, हजारों टीचर हैं, हजारों टीचर है, तो आपको जिनसे समझ में आता है वही आपके लिए बेस्ट टीचर है। अगर हमसे आता है तो लगता है, मानते कि बेस्ट है तो है आपके अकॉर्डिंग। आप किसी और से पढ़ते हैं, अगर वो आपके लिए बेस्ट है, अगर आपको वो हाँ समझ में आता है, के लिए भी एकदम सैल्यूट है। आपको जिनसे समझिए। यहाँ पर आप, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप मन में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। चले, ठीक है, चलिए। बी देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। हार्वेस्ट रिप्रेजेंट, जो हार्वेस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ए, ग्रोथ, बी, एंड ऑफ लाइफ, सी, हार्डशिप, डी, इमेच्योरिटी। तो यहाँ पर ए की बात हो रहा है, हार्वेस्ट, ग्रोथ की बात हो रहा है। हार्वेस्टिंग होता है, फसलें उगाई जाती है ना, ग्रोथ तो होता है ना। तो इंसान भी तो धीरे 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 बढ़ता है, इससे फसल उगता है, और उसके बीच में सामंजस्य करके सर्दी का मौसम आता है, और सूर्य का तपन और सर्दी का, दोनों के बीच में ही वो जन्म लेता है, और हार्वेस्ट बढ़ते रहता है। और एक दिन एक एक समय आता है कि जब दोनों का अच्छा से मिलन होता है, तब जाके फल पक जाते हैं।
सेम इंसान भी तो वही होता है। इंसानों के जीवन में तो हार्वेस्टिंग होता है, धीरे धीरे बच्चा से बड़ा होते रहते हैं, जब मैच्योरिटी आती है बस दिन परिपक्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पोएम सेलिब्रेट्स ऑटम्स ब्यूटी, फियर, पेन या हेट। आपको पता है कि ऑटम की ब्यूटी की बात हो रहा है। किड्स पोइट्री इज फुल ऑफ इमेजरी है, पॉलिटिक्स है, साइंस है, हिस्ट्री है। इमेजरी है, इमेजरी है, इमेजिन कर सकते हैं, कुछ विचार सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विच फ्रूट इज मेंशन्ड, इसमें कौन सा फ्रूट की बात की गई है? तो जाहिर सी बात है, अभी एप्पल की बात हो रही है तो एप्पल डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑटम कैरीज द स्मेल ऑफ, ऑटम कैरीज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, हार्वेस्ट, डस्ट। तो हार्वेस्ट की बात हो रहा है। ऑटम कैरीज द स्मेल ऑफ हार्वेस्ट की बात, हर जगह खुशबू, हार्वेस्टिंग, फसलें की आती है ऑटम सीजन। ऑटम इज क्लोजली कनेक्टेड विद स्टार, मून, सन, या तो सन के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। द पोएम डिस्क्राइब्स नेचर एज ब्यूटीफुल, टेरिबल, डार्क या कंफ्यूजिंग। तो ब्यूटीफुल इज द राइट आंसर। ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप देखते रहिए, ऐसे बने रहिए हमारे साथ अभी। चलिए, ये आपके एग्जाम की तैयारी हो रहा है, एकदम सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी हो रहा है, कहीं से इधर से उधर नहीं है, एग्जाम की तैयारी हो रहा है। जो भी बच्चे थ्योरी नहीं पढ़े, फाउंडेशन में नहीं पढ़े हैं, चलिए उनके लिए भी है कि आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, द पोएम्स मैसेज इज, पोएम का मैसेज क्या था? चेंज इज बैड, नेचर इज वायलेंट, ब्यूटी इन एवरी सीजन, लाइफ इज मीनिंगलेस है। वो समझ में तो आ ही रहा होगा, इज द राइट आंसर, ब्यूटी इन एवरी सीजन। अब आप सिंबॉलिक तो आप समझ ही रहे होंगे, एवरी सीजन का मतलब कि एवरी लाइफ की बात हो रहा है। चलिए 20, इट सीज ऑटम एज ए टाइम ऑफ लॉस, कंप्लेशन, फियर या डेथ। तो कंप्लेशन की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट। अब ऑटम वर्क्स लाइक आ फार्मर, पेंटर, चाइल्ड या सोल्जर। फार्मर के जैसा काम करता है, किसान के जैसा, साइलेंट, मजदूर के जैसा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। द साउंड ऑफ ऑटम इज वायलेंट, म्यूजिकल, साइलेंट। क्या रे, इसका भी अलग म्यूजिक होता है, इसका भी अलग गुणगान होता है, इसका भी अलग गान होता है। समझिए, ऑटम को भी समझिए, हर एक लाइफ का स्टेज है उसको भी समझिए। सबका अलग अलग पर्पस होता है, सबका अलग अलग महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब 23rd, द पोएम बिलोंग टू, द पोएम बिलोंग्स टू रोमांटिक लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, मॉडर्न फिक्शन, विक्टोरियन प्रोज। यहाँ पर रोमांटिक लिटरेचर की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑटम मेक्स नेचर, ऑटम दिन होता है, नेचर को क्या बनाता है? एम्प्टी, फुल एंड सेटिस्फाइड, डेड या ड्राई, फुल एंड सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, किड्स लव्ड मशीन्स, नेचर, इंडस्ट्री या वॉर। क्या है आप बताइए इसमें? नेचर की बात, तो नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम है। द पोएम फोकस ऑन सैडनेस, प्योरिटी, एंगर या डाउट। तो मैच्योरिटी की बात हो रही है, फोकस हो रहा है मैच्योरिटी पर। ठीक है ना, मैच्योरिटी पर बात हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है चलिए, मेलो मीन्स, यहाँ पर देखिए मेलो मीन्स व्हाट? इमेच्योर, स्वीट एंड राइप, रोटेन या बीटर। तो स्वीट एंड राइट की बात हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मेलो मीन्स, ये एक्सप्लेनेशन करने में आपको बहुत काम आएगा। मेलो मीन्स स्वीट, पका हुआ और
मतलब कि मीठा और पका हुआ, ठीक है ना, ये आएगा आपको। नेक्स्ट, द पोएम प्रेजेस ऑटम्स ब्यूटी, विंटर स्टॉर्म्स, समर हीट या रेन। ऑटम ब्यूटी की बात है, इज द राइट आंसर। नेचर टीचेस, नेचर हमें क्या सिखाता है? वॉर, जेलसी, पीस या ग्रीड। पीस की बातें हो रही है, ठीक है। द पोएम एंड्स विद जॉयफुल म्यूजिक ऑफ नेचर, वॉर, सॉन्ग्स, फियर या डार्कनेस। जॉयफुल म्यूजिक ऑफ नेचर की बातें हो रही है। ये आपका, अब आपके पास वन लाइनर है, जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो में आप बने रहिए। वन लाइनर है तो वन लाइनर आपके सामने है। पोएट्स नेम क्या था? जॉन किट्स था, याद कीजिएगा। टाइप्स ऑफ पोएम तो ओड है, एक गीत है, एक गाथा है, गीत है ये। सीजन क्या था? सीजन कौन सा सीजन का? ऑटम सीजन की बात हो रहा है। ऑटम इज फ्रेंड ऑफ सन का बात हो रहा है। किसका फ्रेंड है? सन का फ्रेंड है, सूर्य का फ्रेंड है। दोनों मिलकर क्या करता है? वो एक योजना बनाता है फलों को पकने के लिए, फसलों को पकने के लिए, ठीक है। मेन सिंबल क्या है? हार्वेस्टिंग का है। सिंबॉलिक क्या है? हार्वेस्ट, मतलब कि जो क्रॉपिंग होते रहता है, खेती होते रहता है, हार्वेस्टिंग की बात हो रहा है। अब यहाँ पर किड्स एज, तो रोमांटिक एज की बातें हो रही है, कि ये नहीं कि 18 साल 20 साल, नहीं, रोमांटिक एज की बातें हो रही है। नेचर सोन एज ब्यूटीफुल की बातें हो रही है, ठीक है। देन आफ्टर ऑटम टीचेस, एक्सेप्टेंस की बातें हो रही है, ओके। उसके बाद फील्ड फुल ऑफ क्रॉप्स की बातें हो रही है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जब देखेंगे तो फिर पता चलेगा। चलिए आगे मैं देखता हूँ। आगे आपका आता है, चलिए अभी और भी है। ट्रीज बेंड ड्यू टू एप्पल्स, फल झुकते हैं, मतलब कि सॉरी, पेड़, पेड़ जो होते हैं, चाहे जैसा भी पेड़ हो, काई वाला ही पेड़ हो, चाहे जैसा भी हो, वो झुकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर सिंबल मैंने बताया था कि ट्रीज का सिंबल क्या है। टोन ऑफ द पोएम काम एंड एडमायरिंग था। सेंट्रल आइडिया क्या था? सेंट्रल आइडिया ब्यूटी ऑफ नेचर। फ्रूट मेंशनड, एप्पल्स की बातें हो रही थी। स्टाइल ऑफ एप्पल्स के क्यों? क्योंकि सर्दियों के मौसम में एप्पल्स होते हैं। स्टाइल ऑफ किड्स, सीरियस इमेजरी की बात कर रहे हैं। ऑटम ब्रिंग्स, मैच्योरिटी की बातें हो रही है, ठीक है ना। सोर्स, सोर्स ऑफ पोएम, रोमांटिक पोएम की बात हो रही है, रोमांटिक पोएट्री है ये। साउंड ऑफ ऑटम, तो नेचुरल म्यूजिक होता है। नेचुरल म्यूजिक होता है, उसका अलग मजा होता है, सबका अलग अलग, हर एक स्टेज का अलग, हर एक उम्र का अलग मजा होता है। हार्वेस्ट मीन्स कंप्लीशन की बात हो रही है। ऑटम सिंबलाइजेस फुलफिलमेंट की बातें हो रही है। नेचर इज अ टीचर ऑफ पीस की बातें हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब वन वर्ड में देख लीजिए जरा। पोएट किड्स है, सीजन क्या है? ऑटम है। याद करने वाला है, बिल्कुल याद कर सकते हैं। आपके लिए इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट एप्पल है, टोन क्या है? काम है, थीम क्या है? ब्यूटी है, स्टाइल क्या है? रोमांटिक है, हार्वेस्ट, रेपनेस की बात हो रहा है। नेक्स्ट, मैसेज एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस की बातें हो रही है। तो नेचर क्या है? तो टीचर है। नेचर जो है सब कुछ, नेचर जो है समय के साथ सब कुछ बदलाव होता रहता है, ये नेचुरली है, ये रुकता नहीं है, चाहे जिस परिस्थिति में भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सन क्या है? फ्रेंड है, नेचर का भी, इंसानों का भी, ठीक है, हर एक चीज का। पीवाई क्यू देख लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही कम समय में है, आपके पास समय नहीं, बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा करवा देते हैं। पीवाई क्यू भी, वाई डज किड्स प्रेज ऑटम? बिकॉज, क्यों प्रेज करते? बिकॉज इट इज फुल ऑफ ब्यूटी, राइपनेस एंड फुलफिलमेंट। चलिए नेक्स्ट,
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? ऑटम रिप्रेजेंट्स मैच्योरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी की बात है। ऑटम रिप्रेजेंट करता है, बताता है मैच्योरिटी का, ऑटम का सीजन मैच्योरिटी को दर्शाता है, इंसान परिपक्व हो जाता है, और नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही है, प्राकृतिक सुंदरता की बात हो रही है। हाउ इज ऑटम डिस्क्राइब्ड? हाउ इज ऑटम डिस्क्राइब्ड? पीसफुल, रिच, तो फ्रूट्स एंड हार्वेस्ट की बातें हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट डज द सन सिंबलाइजेस? वार्मथ, ग्रोज एंड हार्वेस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? एवरी सीजन ऑफ लाइफ इज ब्यूटी एंड मीनिंगफुल। ये मैसेज है इस पोएम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर बुलेट्स पॉइंट से ये लास्ट है आपका, बिल्कुल आप बने रहिए, इसमें आपको जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जल्दी से बने रहिए। रोमांटिक पोएम बाय जॉन किट्स, ऑटम, राइप, मैच्योर एंड पीसफुल की बातें, और हार्वेस्ट फ्रूट्स एंड फील्ड्स फुल। ये सब पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में जाते हैं तो जाने से पहले अगर आप याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको वो बन जाएगा। नेचर्स म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल की बातें बोलते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज की बात बोलते हैं। बदलाव कुछ भी हो लेकिन एक्सेप्टेंस आपको करना होगा, स्वीकृति आपको ही देनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा। सीजन ऑफ फुलफिलमेंट की बात हो रही है। ब्यूटी इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, बिल्कुल सारा आपके सामने है। चलिए, ये रहा आपका, ये बिल्कुल लास्ट खत्म हो गया है। आप बताइए आपको कैसा लगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अगर आप अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लगता है कि ये शेयर करने लायक है तो शेयर कर सकते हैं, सेव करने लायक है तो आप सेव कर लीजिए, चाहे जैसा भी जिस मोड में भी कर लीजिए। हाँ, लेकिन आपके लिए एक काम का मैंने बताया था, अभी जब अब अगर अभी अभी आप जुड़े हैं तो आप देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि देव क्लासेस ऐप जो है, अब यहाँ पर देव क्लासेस आपके लिए क्या है कि 60 आवर्स में, मात्र 60 घंटे में एक क्रैश कोर्स लाया है, क्रैश कोर्स चैलेंजेस लाया है, जो आगामी जो आपका 2025-26 का जो एग्जाम है उसके लिए। अब इसमें देखिए आपको, आप बने रहिए कि मैं यहाँ पर आप बिल्कुल टोटल कंप्लीटली में बता रहा हूँ कि एक 60 आवर्स का, 60 घंटे का, मात्र 60 घंटे का ये जो क्रैश कोर्स चैलेंज है वो क्या है। यहाँ पर 60 घंटे के लिए क्लास टेंथ सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, यहाँ पर मात्र जो एक्चुअल प्राइस है 999 रुपया का जो कोर्स है, मात्र 249 रुपया में, मात्र 249 रुपया में क्लास 10 सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, ऑल सब्जेक्ट, सुन रहे हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऑल सब्जेक्ट आपको दी जाएगी मात्र 249 रुपया में। 249 रुपया में एग्जाम के लास्ट दिन तक आप जाइए और अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे से परचेस कर लीजिएगा, लास्ट तक अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट की मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें आपको फायदा क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे एंड रेगुलर टेस्ट भी मिलेगा। जिस दिन तक एग्जाम है उस दिन तक आप देखते रहिए, टेस्ट भी मिलेगा और क्लास वाइज नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है ना, क्लास वाइज नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या है कि इसके बाद 12th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी आप रूठिए मत, 12th क्लास के लिए भी है कि सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, क्लास 12 के लिए जो एक्चुअल प्राइस है क्रैश कोर्स का 1499, जो अन्य अन्य जगह भी देखते होंगे, ये लाजमी है, होता है। बट हमारे यहाँ जो इतने सारे टीम है और ये जो देव सर है, मुन्ना सर है, इनके छत्र छाया में और इन्हीं के वजह से ये जो प्राइस है इसमें डिडक्शन हुआ है मात्र 299 रुपया में, मात्र 299 रुपया में माइंड मैप्स एंड टॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आपको ये सारे रिकॉर्डेड क्लासेस एंड रेगुलर टेस्ट ये सब मिलेंगे। साथ में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगे, आपकी जो जो शिकायतें हैं 299 रुपया में लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, 249 रुपया में लाइव क्लासेस भी मिलेंगे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस प्रत्येक सब्जेक्ट का दिया जाएगा। बस यही है,
यही मैं बोलना चाहता था, यही मैं मेरा मोटो था कि अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको क्लासेस अच्छे लगते हैं, लगता है तो देव क्लासेस जो ये जो ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पर ढूंढना नहीं है आपको, यहीं पर लिंक मिलेगा आपको, व्हाट्सएप का मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, फेसबुक का मिलेगा, इंस्टा का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जहां से जानकारी चाहिए नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल करके डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या प्राइसेस है क्या नहीं है, जो भी है। ये नए साल के लिए न्यू ऑफर है, ये मात्र 60 घंटे में, ठीक है ना, मात्र 60 घंटे में पूरी तरह से आपको करवाए जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ।